हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और उसके क्या कारण थे वो पढ़ा। और आज इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम पढ़ेंगे। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वह जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो जल्दी से फटाफट एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। जैसे कि हमें पता ही है, देश जो था वो दो टुकड़ों में बट गया था। ठीक है, दो गुट में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान थे। और केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य था। तो चलिए अब हम इसके परिणाम के ऊपर नज़र डालते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बहुत से परिणाम थे, जिसमें से राजनीतिक परिणाम, सैन्य परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैज्ञानिक प्रगति के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो धीरे धीरे करके हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि हर एक पॉइंट में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले हम राजनीतिक परिणाम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक परिणाम में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे साम्राज्य का अंत हो गया, विश्व मानचित्र में परिवर्तन आ गया, सोवियत संघ का उदय हो गया, उपनिवेशों में जागरण, विश्व राजनीति से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना, अधिनायकवाद का उदय होना, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण और विश्व शांति की स्थापना का प्रयास। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को समझेंगे, साम्राज्य का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्य में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था, उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। मतलब जिसने भी प्रथम विश्व युद्ध में बड़े साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया, केंद्रीय शक्ति में आपको पता है कौन कौन थे, जर्मनी, जापान, जो ये सब थे। इनके साथ जिस जिस देश ने भाग लिया था उन सभी का पतन हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में जो राजवंश थे उनका शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करी गई। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जो राजवंश की सत्ता थी वो समाप्त हो गई और गणतंत्र की स्थापना हो गई। तुर्की का ओटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। मतलब तुर्की का जितना भी भाग था वो सभी समाप्त हो गया और उसका आधा से ज़्यादा भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। दूसरा पॉइंट है विश्व मानचित्र में परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्य का विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्र का उदय हुआ। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो नए नए देशों का, नए नए राष्ट्र का उदय होना शुरू हो गया, जिनमें चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया जैसे नए नए देश थे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। इन जो भी देश थे, ये ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सभी की सीमाएं बदल गई थी, क्योंकि नए नए देश बन रहे थे, नए नए देश का उदय हो रहा था, इसलिए इनकी सारी सीमाएं बदल गई। जो भी सीमा इन्होंने बना रखी थी। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। ये जो बाल्टिक साम्राज्य था ये रूसी साम्राज्य के अधीन था, इसीलिए इसको स्वतंत्र कर दिया गया और फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में रूसी क्रांति हुई। आपको तो पता ही है रूसी क्रांति कैसे हुई 1917 में। इसी इसी के परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थापना पर सोवियत संघ का उदय हुआ और जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। वहाँ से जारशाही खत्म कर दिया गया। जैसे कि हमें पता ही है रूस के राजा को जार कहा जाता था। जो वहाँ का जार था वो खत्म हो गया और साम्यवादी की स्थापना हो गई। चौथा पॉइंट है विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का अग्रणी भूमिका थी। यूरोप का बहुत ज़्यादा बोलबाला था प्रथम विश्व युद्ध से पहले। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस इसके इर्द गिर्द विश्व राजनीति घूमती थी। परंतु 1918 के बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसकी स्थिति पूरी की पूरी बदल गई और अमेरिका का दबाव बढ़ गया। पांचवा पॉइंट है हमारा अधिनायकवाद। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ।
अब अधिनायकवाद क्या है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। वर्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता हथिया लिया। आपको तो पता ही है हिटलर कौन था, वो कैसा था। इसने नाजीवाद पार्टी का उदय किया और ये इसका हेड था। और आपको तो पता ही है हिटलर जो भी था, ये एक नस्लवादी था। जितने भी जो लोग थे वहाँ के यहूदी लोग, उन सभी को इसने मार दिया। और ये बोलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए इसने अपने जर्मनी के ऊपर सत्ता जमा लिया और नाज़ीवाद के एक नया राजनीतिक दर्शन दिया। इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथ में केंद्रित कर दी गई। दूसरी तरफ इटली में मसूलिनी और उसकी पार्टी फांसीवाद का भी उदय हो गया। छठा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बो दिए। पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इस वजह इसी इससे वह अपने आप को अपमानित समझने लगे। जैसा कि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के तहत वर्साई की संधि थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर, और पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का भी बहुत अपमान हुआ था। तो यही कारण था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का होना, इसी वजह से, क्योंकि सभी देश बदला लेना चाहते थे, उनमें बदला की भावना जागी, इसलिए द्वितीय विश्व की शुरुआत हो गई। अब हम सैन्य परिणाम के ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्र की सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए निशस्त्रीकरण का व्यवस्था किया गया। मतलब पेरिस शांति सम्मेलन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, उसमें सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। जैसे कि आपको पता ही है जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई थी और ये 1 लाख से ज़्यादा अपनी सेना नहीं बढ़ा सकती थी। विजेता राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी आरंभ कर दिया, क्योंकि जो विजेता देश थे उनके ऊपर तो कोई रोक लगी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। इसी से पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जागी। अंततः वह भी अपने को मजबूत करने का प्रयास में लग गए। इससे हथियारबंदी का होड़ आरंभ हो गया, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि अब आपको पता ही है जब हथियार की होड़ लगी है, अब सभी देश अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे, हथियार की होड़ लगाएंगे कि हम अपने पास ज़्यादा हथियार रखेंगे, हम अपने पास ज़्यादा हथियार रखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि विश्व शांति में बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी वजह से राष्ट्रीय संघ भी विफल हो गया। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक परिणाम के बारे में। आर्थिक परिणाम में भी 3 पॉइंट थे: जन धन की अपार क्षति, आर्थिक संकट और सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। जन धन की अपार क्षति। प्रथम विश्व युद्ध की प्रलयकारी युद्ध था। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था, आपको पता ही है प्रलयकारी युद्ध था, क्योंकि इसमें बहुत ही लोग मरे थे, बहुत ही पैसा खर्च हुआ था। ठीक है, इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। हजारों कारखाने बंद हो गए, कृषि उद्योग और व्यापार नष्ट हो गया और भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत प्रलयकारी युद्ध था, जिसके वजह से बहुत ही संपत्ति जो थी वो नष्ट हो गई, कारखाने भी सारे बंद हो गए, जिससे रोजगार बढ़ गया, लोग बेरोजगार होने लगे। ठीक है, और उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और उसी समय आपको भी पता है कि आर्थिक मंदी शुरू हो गई थी 1921 और 1922 में। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दी। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, मुद्रास्फीति की समस्या उठ गई और फलस्वरूप विश्व आर्थिक मंदी आ गई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक मंदी आ गई थी इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि सभी लोगों के पास वस्तुएं तो थी, लेकिन उनके पास खरीदने का पैसा नहीं था। सभी देश अपने उत्पादन में ही ध्यान दे रहे थे। कोई भी अ, किसी देश से सामान नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, क्योंकि उनका सारा पैसा प्रथम विश्व युद्ध में खर्च हो गया था। और सरकारी आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन ला दिया गया। लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में काफ़ी परिवर्तन आया, जैसे स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया गया, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव किया गया। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या की क्षति हुई बहुत ज़्यादा, और मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, यही सब कुछ था सामाजिक परिणाम के अंतर्गत, कि
स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया गया। उनकी बहुत स्थिति पहले ख़राब थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको वोट देने का अधिकार मिला। इनको मतलब रोज़गार नहीं था इनके पास, इनको रोज़गार दिया गया, ठीक है? और सामाजिक मान्यताओं में बदलाव किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जनसंख्या थी उसकी बहुत क्षति हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है कितने लोग मरे थे, उसमें कितनी सेना मरी थी। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें, और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। मज़दूरों की स्थिति में सुधार हुआ। और यही था हमारा लास्ट का पॉइंट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक बार कमेंट में बताओ, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट जाके ज़रूर देखे, तभी ये दूसरा पार्ट उसको समझ में आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले पार्ट को ज़रूर देखें। धन्यवाद।